स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने देखो कंपोस्ट बनाने की विधि चल रही थी अपन की। तो इससे पहले अपन ने कौन सी विधि पढ़ी थी? इंदौर विधि। इंदौर विधि ये पढ़ाई थी हमने। आज पढ़ाएंगे हम आपके लिए बेंगलोर विधि। इंदौर विधि का आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक हार्वर्ड ने। अब दूसरी है अपन की बेंगलोर विधि। ये कंपोस्ट बनाने की, किसकी विधि है? कंपोस्ट बनाने की। कंपोस्ट बनाने की विधि। सेकंड नंबर की अपन की बेंगलोर विधि। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक C.N. आचार्य, कौन था? C.N. आचार्य ने किया था। कौन सी विधि का आविष्कार किया था? जो है अपन की बेंगलोर विधि। इस विधि का आविष्कार C.N. आचार्य ने। इसके बारे में लिखेंगे, इस विधि का आविष्कार C.N. आचार्य ने किया। जो बेंगलोर विधि है, इसका आविष्कार किसने किया? C.N. आचार्य ने किया। अब ये किस प्रकार से तैयार की थी, कैसे बनाई थी, इसकी विधि लिखेंगे, किस प्रकार से बनाई जाती है अब ये कंपोस्ट। तो देखिए, इस विधि में एक बड़ा गड्ढा जिसे ट्रेंच या खाई भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेंच या खाई कहते हैं, बनाया जाता है। अब ये गड्ढा है, ये शहर की आबादी पर निर्भर करता है। यदि आबादी शहर की अधिक है तो अधिक बड़ा गड्ढा लेंगे, यदि कम है आबादी तो छोटा गड्ढा लेंगे। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? सबसे पहले देखो इस विधि में सबसे पहले इस विधि में सबसे पहले क्या बिछाया जाता है? सबसे पहले खाइयाँ या ट्रेंच तैयार की जाती हैं। खाइयाँ क्या तैयार की जाती हैं? खाइयाँ या ट्रेंच तैयार की जाती हैं। खाइयाँ या ट्रेंच तैयार की जाती हैं। ट्रेंच का आकार शहर की आबादी पर निर्भर करता है। जो ट्रेंच का आकार है वो किस पर निर्भर करता है? शहर की आबादी पर निर्भर करता है। अब इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो इस विधि में सबसे पहली परत स्टार्ट बनाएंगे। इस विधि में सबसे पहली परत तली में बिछावन। तली कहते हैं नीचे का भाग। तली में बिछावन एवं विभिन्न अवशेषों की लगाई जाती है। अवशेषों की लगाई जाती है।
विभिन्न अवशेषों की लगाई जाती है। इसके बाद मानव विष्ठा की दो परत, इसके बाद मानव विष्ठा की दो परत किसकी लगाते हैं? मानव विष्ठा की दो परत बिछाते हैं। फिर कचरा व अवशेष की, किसके बाद में? दो परत बिछाने के बाद में फिर किसकी लगाएंगे? कचरा व अवशेष की लगाकर भूतल कहते हैं भूमि का ऊपरी भाग, भूतल से 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? भूतल से। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से, इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से, किससे? मिट्टी की परत से ढककर गोबर से लिपाई कर देते हैं। ढककर गोबर से लिपाई कर देते हैं। गोबर से लिपाई कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद खाद तैयार हो जाती है। अब इसमें मुख्य बात, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है उसको नोट डाल के लिखेंगे। इस विधि में खाद की पलटाई नहीं की जाती है। ये इसकी मुख्य विधि है। कौन सी विधि है जिसमें उसकी पलटाई नहीं की जाती है? कौन सी विधि है? बेंगलोर विधि, जिसमें खाद की पलटाई नहीं की जाती है। अब देखो इसका चित्र बनाएंगे अपन। इस विधि में पहली परत तली बिछा, ये देखो जो अपन का आकार है गड्ढे का वो शहर की आबादी के अनुसार बनाया जाएगा। यदि अधिक आबादी है तो अधिक बड़ा, यदि कम है तो छोटा। तो इस विधि में सबसे पहली परत तली में किसकी लगाएंगे? बिछावन की। ये किसकी लगाई अपन ने? बिछावन की परत लगाई। बिछावन एवं विभिन्न अवशेषों की लगाई जाती है। इसके बाद मानव विष्ठा की दो परत, ये हो गई मानव विष्ठा। इसकी कितनी परतें हो गई? 2 परत लगाते हैं। फिर कचरा व अवशेष लगाकर ऊपर होता है विभिन्न अवशेष। जो भी अपन के पास में कचरा है, अवशेष है, उसकी परत लगा करके अब ये जो अपन के अवशेष हैं इसकी इतनी परत लगाएंगे कि वो जो ज़मीन है उससे 1 फुट ऊंची, कितनी हो जाए? 1 फुट ऊंचा, 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। जो अपन की विभिन्न अवशेष हैं
और कचरा है उसकी जो अंतिम परत लगाते हैं वह इतनी ऊंचाई की कर लेते हैं कि ज़मीन से 1 फुट ऊंची हो जाए। इसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। देखो इसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसके बाद में क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत। अब ये हुई 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत। अब इससे ढक दिया। इसके बाद में इसकी गोबर से लिपाई कर देते हैं। इसके बाद में ये अपन ने क्या कर दी, गोबर से लिपाई। इस प्रकार से कुछ दिनों 60 से 70 दिन में यह खाद बन कर के तैयार हो जाती है। तो ये हुई अपन की बेंगलोर विधि। दोबारा से समझेंगे। इस विधि में जो फर्स्ट परत लगाई जाती है वो विभिन्न अवशेष या बिछावन की लगाई जाती है। इसके बाद में मानव विष्ठा की 2 परतें लगाई जाती हैं। फिर तीसरी परत होती है वही कचरा या अवशेष की, कचरा या विभिन्न अवशेष की। फिर इसके बाद में इसको भूतल से 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। इस प्रकार से ये परत लगाई जाती है। इसके बाद में क्या किया जाता है 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत लगाई जाती है। इसके ऊपर जो अवशेष है अंतिम परत में उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बिछाई जाती है। फिर उसके बाद में गोबर से लिपाई कर दी जाती है और बंद कर दिया जाता है ठीक तरह से, और 60 से 70 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। तो यह विधि हुई बेंगलोर विधि। कंपोस्ट तैयार करने की कौन सी विधि है, बेंगलोर विधि। अब इसके बाद में पढ़ेंगे नेडेप कंपोस्ट विधि। नेडेप कंपोस्ट विधि तीसरी विधि आएगी कंपोस्ट बनाने की, नेडेप। अब उसमें किस प्रकार से अपन कंपोस्ट तैयार करेंगे, नेडेप कंपोस्ट विधि। नेडेप कंपोस्ट विधि। देखिए इस विधि का आविष्कार महाराष्ट्र के कृषक नेडेप काका, क्या नाम था, नाडेप काका ने किया था। किसने किया था, नाडेप काका ने। इस विधि को विकसित किसने किया, नाडेप काका ने। इस विधि को सर्वप्रथम महाराष्ट्र के कृषक नाडेप काका ने विकसित किया। किसने किया, नाडेप काका ने। किस विधि को, नेडेप कंपोस्ट विधि को। अब इस विधि को किस प्रकार से लिखेंगे, विधि बनाएंगे, किस प्रकार से बनाया उस कृषक ने। तो इस विधि में जमीन के ऊपर ईंटों की सहायता से उसने टैंक बनाए। ईंट या पत्थरों की सहायता से क्या बनाए, टैंक। इस विधि में जमीन के ऊपर, इस विधि में जमीन के ऊपर ईंट या पत्थरों से क्या बनाया था, टैंक बनाए जाते हैं। पत्थरों से टैंक बनाए जाते हैं। इस विधि में जमीन के ऊपर ईंट या पत्थरों से टैंक बनाए जाते हैं। टैंक का आकार आयताकार
टैंक का आकार आयताकार कैसा होता है? टैंक का आकार आयताकार, उसके अंदर की लंबाई 10 फीट, 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट, चौड़ाई कितनी होती है? 6 फीट, ऊंचाई 9 फीट रखते हैं, ऊंचाई 9 फीट रखते हैं। ये तो हुआ टैंक का आकार। अब इसमें जो परत लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे? तो परत लगानी है अपन को। इसमें सबसे फर्स्ट परत देखिए, ये तो हो गया टैंक, ये अपन ने बना लिया क्या? टैंक। इसका देखो, इस विधि में ज़मीन के ऊपर ईंट या पत्थरों से टैंक बनाया जाता है। अब ये ईंट या पत्थरों से टैंक बना लिया। टैंक का आकार आयताकार है, उसके अंदर की लंबाई कितनी है? 10 फीट की है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 6 फीट, और ऊंचाई कितनी हो गई? 9 फीट। ये रखी जाती है। ये तो हो गया टैंक का आकार। अब इसमें सबसे पहली परत किस प्रकार से बनाएंगे? इस विधि में लिखेंगे, इसको बाद में बनाएंगे। इस विधि में प्रथम परत अवशेषों की विभिन्न अवशेषों की लगाई जाती है, विभिन्न किसकी लगाई जाती है? अवशेषों की लगाई जाती है। फिर इसके ऊपर गोबर की पतली परत बिछाई जाती है। गोबर की पतली परत बिछाई जाती है। ऊपर से पानी का छिड़काव दिया जाता है। किसके ऊपर दे दिया? ये गोबर के ऊपर पानी का छिड़काव दिया जाता है। अगली परत अवशेष व बिछावन की लगाई जाती है। किसकी लगाई? अगली परत फिर अवशेष व बिछावन की लगाई जाती है। फिर इसके ऊपर गोबर की पतली परत बिछाई जाती है। फिर क्या करेंगे? इसमें फिर पानी का छिड़काव लगाएंगे। फिर पानी का छिड़काव लगाते हैं। पानी का छिड़काव भी लगा दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं?
मिट्टी समतल कर बिछा देते हैं, फिर इसके ऊपर क्या बिछाएंगे, मिट्टी। इसके बाद अंत में मिट्टी की परत समतल कर बिछा देते हैं। अंत में किसकी परत बिछा देते हैं, मिट्टी की परत समतल करके बिछा देते हैं। और समय समय पर पानी का छिड़काव देते रहते हैं। इस प्रकार से कुछ दिनों बाद कंपोस्ट तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अब ये हुई अपन की कौन सी विधि, नेडेप कंपोस्ट विधि। कौन सी हुई है, नेडेप कंपोस्ट विधि। अब इसका चित्र बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, देखो। इस विधि में ज़मीन के ऊपर ईंट या पत्थरों से पहले तो ये बना लिया अपन ने टैंक बनाएंगे। ये टैंक बन गया ईंट या पत्थरों से। वो कैसा है, आयताकार है। उसके अंदर की लंबाई कैसी है, 10 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है और ऊंचाई 9 फीट है। अब इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। किस प्रकार से बनाएंगे, तो प्रथम परत विभिन्न अवशेषों की लगाएंगे। जो फर्स्ट परत है अपन की, किसकी लगाएंगे, अवशेषों की। प्रथम परत अवशेषों की। प्रथम परत किसकी लगाई, अवशेषों की लगाई। उसके बाद में गोबर की पतली परत बिछाई जाती है। अब ये दूसरी परत होगी अपन की गोबर की पतली परत। गोबर की पतली परत। उसके ऊपर से पानी का छिड़काव। अब इसके ऊपर अपन ने क्या दे दिया, पानी का छिड़काव। ये दे दिया पानी का छिड़काव। अब पानी का छिड़काव देने के बाद में अगली परत अवशेष या बिछावन की फिर से लगाते हैं। अवशेष या बिछावन की परत लगा दी। इसके बाद में फिर दोबारा से गोबर की पतली परत। दोबारा से किसकी लगाई, गोबर की पतली परत। गोबर की पतली परत बिछाई। फिर पानी का छिड़काव लगाया। फिर से अपन ने क्या किया, पानी का छिड़काव। पानी का छिड़काव देने के बाद में इसके बाद अंत में मिट्टी की परत। अब सबसे अंत में किसकी परत लगा देंगे हम, मिट्टी की, जिससे कि ये समतल हो जाए। अब सबसे अंत में अपन ने किसकी परत लगा दी, मिट्टी की, जिससे क्या हो गई, ये समतल हो गई। मिट्टी की परत लगाने के बाद में इसमें समय समय पर पानी का छिड़काव देते रहते हैं और इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद में हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, नेडेप कंपोस्ट विधि। कौन सी कहते हैं, नेडेप कंपोस्ट विधि। अब ये जो कंपोस्ट है ये 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है।
जो ये विधि है ना नेवडेव कंपोस्ट विधि, इस विधि में अपन की जो कंपोस्ट है कितने दिन में तैयार हो जाती है? 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं अगला टॉपिक वर्मी कंपोस्ट। ये उतार लिया होगा सभी ने। अब इसके बाद में अगला टॉपिक चल आता है अपन का वर्मी कंपोस्ट। अब सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? देखो, इसका मतलब होता है केंचुओं की खाद। केंचुए के द्वारा होगी। अब ये देखो, केंचुओं के द्वारा, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। अब तक तो अपन ने पढ़ा था कंपोस्ट, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? केंचुओं के द्वारा। किसके द्वारा? केंचुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों तथा अपशिष्टों को खाकर या पचा करके जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। लिखो इसकी परिभाषा। केंचुओं द्वारा अब केंचुए क्या होते हैं? जो गोबर में डाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के केंचुओं द्वारा, एक मिनट, केंचुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाकर या पचाकर जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देखो, केंचुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाकर, कार्बनिक पदार्थ या अवशिष्टों को खाकर जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो कंपोस्ट तैयार किया था उसे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है केंचुआ। वर्मी का अर्थ क्या होता है? केंचुआ। तो केंचुओं की कंपोस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ? केंचुओं की कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से अर्थ है, वर्मी का मतलब केंचुआ, कंपोस्ट खाद। तो केंचुओं की खाद। केंचुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाकर, कार्बनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अवशेष भी आ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को खाकर या पचाकर जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसे कौन सी कंपोस्ट कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नोट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट में 1.2 से 2.5% नाइट्रोजन कितनी होती है? 1.5 से 2.5, और 1.6 से 1.8% फास्फोरस कितनी है? 1.6 से 1.8, और 1 से 1.5% पोटेशियम पाई जाती है। 1 से 1.5% पोटेशियम पाई जाती है।
ये किसके अंदर पाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? केंचुओं के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब केंचुओं के प्रकार, अब आएगा केंचुओं के प्रकार। केंचुओं के प्रकार। अब ये केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? देखो केंचुए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। कौन कौन से होते हैं? एपिजिक, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। डायोजिक ये केंचुओं के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं केंचुए? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिजिक, सेकंड है एंडोजिक और थर्ड है डायोजिक। देखो एपिजिक जो केंचुआ होता है, एपिजिक जो केंचुआ होता है वो भूमि में 1 मीटर की गहराई तक, 1 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। और एंडोजिक केंचुआ है, एंडोजिक जो केंचुआ है अपन का, ये क्या है कि ये क्या कार्य करता है? मिट्टी खाने का कार्य करता है, जो गहरी सुरंग बनाता है। तो अधिक गहराई में कौन सा पाया जाता है? एंडोजिक। और डायोजिक है ये इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। अब इनके ये तीनों के बारे में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट है एपिजिक। केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है एपिजिक, एपिजिक केंचुआ। एपिजिक केंचुआ। तो एपिजिक केंचुआ क्या है? वे केंचुए जो भूमि में, वे केंचुए जो भूमि में 1 मीटर, भूमि में 1 मीटर की गहराई, की गहराई, कितनी गहराई है? 1 मीटर की गहराई तक पहुंचकर कृषि अपशिष्टों को, 1 मीटर की गहराई तक पहुंचकर कृषि अपशिष्टों, कृषि अपशिष्ट का मतलब भूमि में जो भी अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्टों को अधिक मात्रा में, कृषि अपशिष्टों को अधिक मात्रा में खाने का कार्य करते हैं, उन्हें एपिजिक, उन्हें एपिजिक केंचुए कहा जाता है, कहा जाता है। ये तो हुए अपन के एपिजिक केंचुए। अब इसके बाद में ये देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके नाम है पेरेनिप्स आर एग्जाम्पल। पेरेनिप्स कौन सा केंचुआ है? क्या नाम है? एपिजिक केंचुआ कौन सा है? पेरेनिप्स। आर्वोसिकोली, आर्वोसिकोली, फेरेटिमा, ये सारे केंचुए कौन से कहलाते हैं? एपिजिक केंचुए कहलाते हैं। नोट डालेंगे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने में एपिजिक केंचुआ उपयोग किया जाता है। कौन सा केंचुआ? एपिजिक केंचुआ उपयोग
किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कितनी गहराई तक जाता है? 1 मीटर, और इतनी गहराई तक अपन के विभिन्न अवशेष पड़े रहते हैं। तो इसलिए एपीजी केंचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। अब दूसरा है एंडोजिक। एंडोजिक केंचुआ क्या होता है? ये सुरंग बनाने का कार्य करता है, अधिक गहराई में जाता है। वे केंचुए जो भूमि में अधिक गहरी सुरंग का मतलब ये अधिक गहरा चला गया, बनाते हैं अधिक गहरी सुरंग बनाते हैं जो कृषि अपशिष्टों को कम तथा मृदा को अधिक खाते हैं। किसको खाते हैं? अधिक मृदा को खाते हैं। उन्हें एंडोजिक केंचुए कहते हैं। एंडोजिक केंचुए कहते हैं। एंडोजिक केंचुए किन्हें कहते हैं? वे केंचुए जो भूमि में अधिक गहरी सुरंग बनाते हैं, जो कृषि अपशिष्टों को कम तथा मृदा को अधिक खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंडोजिक केंचुए कहते हैं। अब अगला आता है डायोजिक केंचुए। तीसरा है डायोजिक। अब डायोजिक केंचुए किन्हें कहते हैं? जो इनके मध्य में होते हैं। ये केंचुए दोनों केंचुओं के बीच के होते हैं। ये केंचुए दोनों केंचुओं के बीच के होते हैं। ये केंचुए दोनों केंचुओं के बीच के होते हैं। ये मिट्टी में 1 से 3 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। ये मिट्टी में 1 से 3 मीटर की गहराई पर जाते हैं। 1 से 3 मीटर की गहराई पर जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों के मध्य में कौन सा केंचुआ होता है? डायोजिक केंचुआ। इस प्रकार से केंचुओं के ये तो हुए प्रकार, तीनों प्रकार कंप्लीट। कितने प्रकार के होते हैं केंचुए? एपीजिक केंचुआ, एंडोजिक केंचुआ और डायोजिक। और जो अपन का वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है, उस केंचुए का क्या नाम होता है? एपीजिक केंचुआ। ये 1 मीटर तक की गहराई पर पाया जाता है। और 3 मीटर से भी अधिक कौन सा है? एंडोजिक, जो अधिक गहरी सुरंग बनाता है। और 1 से 3 मीटर के मध्य में कौन सा होता है? डायोजिक, जो दोनों केंचुए के मध्य में पाया जाता है। अब चलेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। जिस प्रकार से अपन ने कंपोस्ट बनाने की विधि सीखी थी, उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट भी अपन को तैयार करना होगा। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, अगला टॉपिक होगा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? केंचुआ। वर्मी का अर्थ होता है केंचुए से, तो कंपोस्ट खाद। तो केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि,
वर्मी कंपोस्ट को अब किस प्रकार से अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्यारी की लंबाई देखेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट रखते हैं तथा चौड़ाई, लंबाई कितनी रखी, 40 से 50 फीट रखते हैं तथा चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। अब विधि स्टार्ट करेंगे। विधि किस प्रकार से ये बनेगी। तो याद रखना कि वर्मी कंपोस्ट अधिकतर छाया में बनाया जाता है या अंधेरे में बनाया जाता है, जिससे कि इसमें केंचुए अपना कार्य क्रियाशील रूप से करते हैं, अधिक तेज़ी से करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है अधिकतर छाया में बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट छाया में बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट छाया में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, छाया में बनाया जाता है, जिसमें एक छप्पर के नीचे अधिक क्यारियाँ बना ली जाती हैं, जिसमें एक छप्पर के नीचे अधिक क्यारियाँ बना ली जाती हैं। अब छाया के लिए अपन ने क्या डाला, छप्पर, उसके नीचे अधिक क्यारियाँ बना ली जाती हैं। क्यारी में पौधों के अवशेष और जो भी अपन का बिछावन वगैरह जो भी कुछ है, पौधों के अवशेष, बिछावन और भूसा, जूट आदि की सतह बना ली जाती है। आदि की सतह बना ली जाती है। बिछावन को पानी से नम कर दिया जाता है। अब जो बिछावन है, इसको बिछावन को पानी से नम कर दिया जाता है। बिछावन को पानी से अपन क्या कर देते हैं, नम कर देते हैं। इस बिछावन पर गोबर की परत बिछाई जाती है। इसके बाद बिछावन पर गोबर की परत बिछाई जाती है। अब गोबर की परत बिछाने के बाद में इस पर अपन को केंचू छोड़ने होंगे। बिछावन पर गोबर की परत बिछाई जाती है, फिर नम करते हैं और उसके बाद फिर नम करते हैं
एक बार और क्या करेंगे, फिर नम करते हैं, उसके बाद, किसके बाद, नम करने के बाद, उसके बाद इस परत पर केंचुए डाले जाते हैं। उसके बाद इस परत पर केंचुए डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, केंचुए डाले जाते हैं। फिर गोबर व सड़ा अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर, फिर गोबर व सड़ा अपशिष्ट मिलाकर सतह लगा दी जाती है। सतह लगा दी जाती है। अब किसके ऊपर हो गया ये, केंचुए के ऊपर। जब परतों की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है, जब परतों की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है। अब परतों की लगाते लगाते कितनी हो गई, 1.5 फीट हो जाती है। तो इसको टाट या घास फूस से, तो इसको अंत में टाट या घास फूस से ढक दिया जाता है। अब किससे ढक दिया, सबसे अंत में टाट या घास फूस से ढक दिया जाता है। फिर समय समय पर पानी का छिड़काव दिया जाता है। समय समय पर क्या देते रहना चाहिए अपन को, पानी का छिड़काव दिया जाता है। इस प्रकार से पानी का छिड़काव दिया जाता है। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। अब ये कितने दिन में बनकर तैयार हो गया, 60 दिन में। और इसे इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस प्रकार से ये अपन की वर्मी कंपोस्ट बन चुकी है। अब इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्यारी की लंबाई कितनी चाहिए, 40 से 50 फीट। ये तो इसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। और इसको किस में बनाया जाता है, छाया में बनाया जाता है। तो इसके ऊपर अपन ने क्या डाल दिया, छप्पर। क्या डाल दिया, छप्पर। ये तो हो गया अपन का छप्पर, जिससे कि इस पर हमेशा के लिए छाया बनी रहे। ये हो गया छप्पर, ठीक है। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट छाया में बनाया, छाया हो गई, छप्पर डाल दिया, जिसमें एक छप्पर के नीचे अधिक क्यारियाँ। अब इसमें क्यारी अधिक बना लेंगे, ऐसे अधिक क्यारी बन गई, अधिक क्यारी बना लेंगे, ठीक है। अब उनको कैसे भरेंगे, जैसे ये एक क्यारी है अपन की पूरी। अब उनको किस प्रकार से भरना स्टार्ट करेंगे, क्यारी में पौधों के अवशेष सबसे फर्स्ट में अपन को क्या भरना है, अवशेष।
जो भी अपन के पास अवशेष हैं, भूसा है, चारा है, जो भी पौधों के अवशेष हैं, जूट है आदि की पहली परत बना लेते हैं, जो भी अपन के पास में अवशेष हैं। बिछावन को पानी से नम कर दिया था। अब ये बिछा दिया, इसको अपन पानी से क्या कर देते हैं, नम। अब इसमें छिड़काव लगा देते हैं। पानी से नम कर दिया, पानी से नम। पानी से नम करने के बाद में देखो, पानी से नम कर दिया। इसके बाद बिछावन पर गोबर की परत बिछाई जाती है। नम करने के बाद में किसकी परत बिछाते हैं, गोबर की परत बिछाते हैं, गोबर की परत। अब ये गोबर की परत बिछा दी, फिर उसे क्या करते हैं, नम करते हैं। गोबर की परत बिछाने के बाद में फिर पानी का छिड़काव लगाते हैं, पानी का छिड़काव। ये नम कर दिया। नम करने के बाद में उसके बाद इस पर केंचुए छोड़े जाते हैं। अब जो अपन की ये गोबर की जो छिड़काव लगाया था अपन ने, इस पर अपन ने क्या छोड़ दिए, केंचुए। केंचुए क्या छोड़े गए, केंचुए। केंचुए छोड़े गए। अब नम करने के बाद में केंचुए छोड़े गए, केंचुए डाले जाते हैं। फिर गोबर व सड़ा अपशिष्ट मिलाकर सतह लगाई जाती है। फिर इनके ऊपर गोबर व अपशिष्ट मिलाकर, गोबर और अपशिष्ट की मिली हुई सतह लगाते हैं। गोबर प्लस अपशिष्ट की, गोबर प्लस अपशिष्ट की सतह लगाते हैं। अब दोनों की मिला करके लगा दी। जब परतों की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1.5 फीट हो जाती है, तो इसको अंत में टाट या घास फूस से ढक दिया जाता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1.5 फीट। तो सबसे अंत में क्या करेंगे, टाट या घास फूस से, टाट या घास फूस से ढक दिया, ढक दिया, ढक दिया। और फिर अपन ने समय समय पर इसमें क्या करते रहे, इस पर छिड़काव देते रहे। समय समय पर अपन क्या करते रहे, इसमें पानी का छिड़काव देते रहे। इस प्रकार से यह कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। एक बार फिर से समझेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार स्थान उपयुक्त रहता है। छाया के लिए अपन ने छप्पर डाल दिया। छप्पर डालने के बाद में अब इसमें क्यारी बनाते हैं। क्यारी में सबसे फर्स्ट परत होती है अवशेष की। अवशेष के बाद में उस पर पानी से नम किया जाता है या पानी का छिड़काव दिया जाता है। पानी का छिड़काव देने के बाद में गोबर की परत लगाई जाती है, गोबर की परत, अवशेष के बाद में गोबर की परत, फिर पानी का छिड़काव लगाते हैं। पानी का छिड़काव लगाने के बाद में केंचुओं की परत लगाई जाती है, केंचुओं की परत लगाई जाती है। फिर ऊपर से अपन गोबर प्लस अवशिष्ट की परत लगाते हैं, गोबर और अवशिष्ट की परत लगाते हैं। इसके बाद में अपन को क्या करना है, घास, जब ये अपन की जो परतें हैं ज़मीन से 1.5 फुट ऊंची हो जाए तो घास फूस या जो भी टाट है अपन का, उससे इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद में इसमें समय समय पर 2 से 3 बार दिन में अपन छिड़काव करते रहते हैं। इस प्रकार से अपन की ये कौन सी हुई, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट अपन का तैयार हो चुका है। अब लिखेंगे वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट के लाभ। अब जो अपन का वर्मी कंपोस्ट है, इससे क्या लाभ होता है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ। अब ये आपको मालूम है कि वर्मी का मतलब केंचुओं से होता है, केंचुओं की खाद। तो वर्मी कंपोस्ट के लाभ, हेडिंग डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट के लाभ। अब कौन कौन से लाभ हैं वर्मी कंपोस्ट के, निम्न लाभ हैं। नंबर 1, इसमें गोबर की खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें गोबर की खाद
की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें गोबर की खाद होती है, उसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट का मृदा में प्रयोग करने पर जल धारण क्षमता मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट का मृदा में प्रयोग करने पर मृदा की जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नंबर 3, मृदा में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मृदा का कटाव कम होता है। जो ऊपर की सॉइल है इसका कटाव भी कम होता है। अब चौथा है वर्मी कंपोस्ट से रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। किसका प्रयोग करने से बढ़ती है? वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से। नंबर 5, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 6, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मृदा में खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। अब ये हुई हमारी वर्मी कंपोस्ट के लाभ। तो वर्मी कंपोस्ट के कौन कौन से लाभ होते हैं? नंबर 1 है इसमें गोबर की खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। गोबर की खाद में इसका मतलब कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें उससे अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी बात है वर्मी कंपोस्ट का मृदा में प्रयोग करने पर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब मृदा में जल को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है।
जल को रोकने की क्षमता जिस मृदा में होती है वो मृदा उर्वर होती है। तीसरा है मृदा में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मृदा का कटाव कम होता है। देखो कार्बनिक खादों का कोई भी कार्बनिक खाद है उसका प्रयोग अपन मृदा में करेंगे तो उसमें जो कण है ना, कण पास हो जाएंगे। जब पास हो जाएंगे तो मृदा का कटाव कम होगा। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मृदा का कटाव कम होता है। चौथी बात है अपन की वर्मी कंपोस्ट से रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता किसका प्रयोग करने से बढ़ती है? ये वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग करने से बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है अपन का वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। छठवां है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मृदा में खरपतवार, विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं व दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। तो ये हुई अपन की वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के बाद में अगली हेडिंग अपन पढ़ेंगे इसके बाद में हरी खाद। क्या पढ़ेंगे? हरी खाद। हरी खाद किससे कहते हैं और इसके क्या क्या लक्षण, किस किस फसलों से ये बनाई जा सकती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।